कृषि क्या होती है? भूमि कृषि, ठीक है, जिसका क्या है, उसका जगह का स्थान बदलता रहता है, उसको चलाते रहते हैं। तो जब भी हमारा मतलब ये खेती किया, उसके बाद में उसको छोड़ दिया, जैसे उसकी उर्वरता क्या होती खत्म हुई, उसको छोड़कर फिर हमने दूसरी जगह उसको खेती करना शुरू किया। ये स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं इसको। और ये मतलब एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हम थोड़ा सा एक बॉक्स बना लीजिए कि लोकल नाम के हिसाब से इनको कौन कौन से नाम में जाना जाता है। जैसे हमारे यहाँ क्या कहते हैं, उत्तर पूर्वी भारत में भूमि कृषि कहते हैं, ठीक है। जैसे केरल में कुमारी कहते हैं, एरका, बिंगा, ढाली, ठीक है, हाँ, दयार, दयार। तो ये सब अलग अलग नाम हैं, इन लोगों के नाम के थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम। कभी बिहार में पूछा गया था, लद्दाख पूछा था, बिहार में लद्दाख कृषि किस कहाँ पाई जाती है? तो आपके इंडोनेशिया और मलेशिया में। तो ये वो देखते हुए थोड़ा सा आप लोग उसको लिख लीजिए, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए, स्थानांतरण कृषि के स्थानीय नाम, ठीक है। एक तरफ लिखिए लद्दाख, नाम लिख दीजिए, लद्दाख लिखिए, लद्दाख, लद्दाख ये इंडोनेशिया और मलेशिया में पाई जाती है। ये इंडोनेशिया और मलेशिया में। दूसरा मिल्पा, 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 ठीक है। ये मध्य अमेरिका एवं मैक्सिको में यहाँ के स्थानांतरण कृषि को मिल्पा कहते हैं, जो मध्य अमेरिका और मैक्सिको में होती है, ठीक है। इसके बाद रोका, रोका ये ब्राजील, हाँ जी। अगला आपका झूम, झूम कहाँ पर? उत्तरी पूर्वी भारत। अगला कोनुको, कोनुको ये आपकी वेनेजुएला, वेनेजुएला कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। इसकी राजधानी क्या है? कराकास, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर कुछ भी कहा जाए कम से कम आपके जुबान में कुछ आना चाहिए, ठीक है। टावी, अगला टावी, टावी मेडागास्कर, टावी मेडागास्कर। कैंगिन, अगला क्या है? कैंगिन, कैंगिन, हाँ, कैंगिन स्थानीय नाम। फिलीपींस, फिलीपींस, फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला, ठीक है। कहाँ पाई जाती है? ये कहाँ पर है? किस क्षेत्र में है ये? फिलीपींस। दक्षिण पूर्वी, दक्षिण एशिया में भारत आता है, भारत श्रीलंका के साथ में, ठीक है। मसूर, मसूर, कांगो एवं मध्य अफ्रीका, मसूर, कांगो एवं मध्य अफ्रीका। ये पूछा जाता है इसलिए लिखा रहे हैं हम। अफ्रीका, मध्य अफ्रीका। भूमा, 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 भूमा। ये आगे कुरैशी लगा देंगे तो कुरैशी। नाम सुना है? भूमा कुरैशी का नाम नहीं सुना आप लोगों ने? आप लोग नहीं सुना है? लड़के सुने हैं, लड़कों को पता है। एक एक्ट्रेस है हमारे यहाँ बॉलीवुड की, ठीक है। भूमा हो गया। भूमा कहाँ पर थी? जावा में। कहाँ पर? जावा। जावा कहाँ पर है आपका? इंडोनेशिया में एक द्वीप है, ठीक है। जावा, सुमात्रा, ठीक है। तुंगिया, 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 तुंगिया। म्यांमार,
म्यांमार, चित्रा, श्रीलंका, श्रीलंका में भाई जो झूमी कृषि चित्रा पाए श्रीलंका में उसको क्या कहते हैं? श्रीलंका में चित्रा कहते हैं, ठीक है। लोमन, हाँ लोमन, पश्चिमी अफ्रीका, तमाराई, तमाराई, थाईलैंड, तमाराई थाईलैंड, ठीक है। कमान, विंगा और धावी, कमान, विंगा, धावी एक ही मिटेगा। कमान प्रयास करके मतलब कमरा के विंगा और धावी, धावी, कमान, विंगा और धावी, ये उड़ीसा में, उड़ीसा में इसको कमान, विंगा, धावी के नाम से जानते हैं, ठीक है। कुमारी, केरल में, केरल में इसको कुमारी के नाम जाना जाता है। जारा, एरका, जारा तथा एरका, दक्षिण भारतीय राज्य में, जारा, एरका, बत्रा, बत्रा पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, बत्रा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। कोडू, कोडू, आंध्र प्रदेश, कोडू आपके आंध्र प्रदेश में, ठीक है। बेवार, दहिया, बेवार और दहिया, मध्य प्रदेश, बस्तर और छत्तीसगढ़ में भी, ठीक है। बेवार, दहिया, मध्य प्रदेश। ये आपके क्या थे? लोकल नाम था झूमी कृषि का, ठीक है। ये पूछा जाता है, अभी हर एग्जाम में लगभग जो पूछ दिया जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। भारत के परिप्रेक्ष्य भी और वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य भी, विश्व के परिप्रेक्ष्य में, तो ध्यान रखना है ये झूमी कृषि है, ठीक है। पहले आदिम जमाने में लोगों को पता नहीं था, ठीक है, तो वो आपको काट कर, जंगल काट के क्या करते थे? कृषि करते थे। वो अच्छी उपजाऊ जमीन रहती थी। उसके बाद क्या करता है, एक समय के बाद वो उपजाऊपन उसका क्या होता था? खत्म हो जाता था, क्योंकि उस समय क्या थी? अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास कि उसका उर्वर जमीन को फिर हम लोग उपजाऊ कर सके। तो फिर वो लोग जंगल काट के फिर उसको क्या करते थे? वहाँ पर फिर इस तरह की कृषि होती थी, शिफ्टिंग, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? शिफ्टिंग, शिफ्ट करना, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे, आर्द्रता पढ़ाई नहीं है ना अभी, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी नहीं पढ़ाई है ना, आर्द्रता देखते हैं हम लोग। जलधारा भी देखना है, ठीक है, वो भी सब चीजें। आर्द्रता है, अभी बादल होगा, बादल की नहीं भी, बादल भी नहीं हुआ अभी, ठीक है। आर्द्रता पढ़ा रहे हैं, इसी बादल भी होगा, ठीक है। आर्द्रता क्या होती है? नमी, यानी मतलब हमारे वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा है उसको क्या कहते हैं हम लोग? आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। सर एयर जो वाटर को होल्ड करता है। हाँ, आर्द्रता किस पर डिपेंड करती है? आपके तापमान। अगर तापमान अधिक होगा तो, ठीक है, तापमान कम होगा तो। और ये भी देखना है कि उसमें क्या है, तापमान अधिक है मतलब वहाँ पानी की नहीं है तो मौसम कैसा होगा? उसमें आर्द्रता रहेगी नहीं रहेगी ना, तो कैसा रहेगा? शुष्क मौसम होगा, ठीक है। जैसे हम लोग ठंड के मौसम में क्या होता है, वायुमंडल में आर्द्रता रहती है?
नहीं रहती है, क्योंकि क्या हमें अपनी स्किन को मुलायम बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, क्रीम लगाना पड़ता है। इसका मतलब उसमें आर्द्रता नहीं है, इसका मतलब क्या शुष्क मौसम है, यानी आर्द्रता नमी वायु में नहीं है। तो हम अपनी स्किन को बचाने के लिए क्या करते हैं, स्किन लगाते हैं, मतलब स्किन क्रीम लगाते हैं। तो ध्यान रखना है कि मतलब इस नमी को ही क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। और वर्षा किस पर डिपेंड करती है, आर्द्रता पर करती है, ठीक है। वर्षा हमेशा आर्द्रता, अगर किसी एटमॉस्फेयर में वायुमंडल में नमी नहीं है तो वर्षा क्या होगी, नहीं होगी। अगर उसमें नमी जलवाष्प की मात्रा है तो उसमें क्या होगा, वर्षा होने के चांस है, ठीक है। यानी जब वो संघनन क्रिया प्रारंभ होगी फिर उसके बाद वो वर्षा के रूप में होगी, ठीक है। तो आर्द्रता कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है आपकी सापेक्ष आर्द्रता, दूसरा आपकी होती है निरपेक्ष आर्द्रता, तीसरा आपकी विशिष्ट आर्द्रता, ठीक है। ये 3 आर्द्रता होती है, एक निरपेक्ष आर्द्रता, एक आपकी सापेक्ष, इसमें एक एब्सोल्यूट हो गई, एक रिलेटिव हो गई, एक स्पेसिफिक हो गई, ठीक है। 3 आर्द्रता आपकी है। ये डिपेंड करता है, जैसे अभी इस वायुमंडल में क्या है आपकी है आर्द्रता, ठीक है। इस वायु में कुछ न कुछ नमी है, ठीक है। इसमें जो नमी है उसको हम क्या कहेंगे, आपकी सापेक्ष आर्द्रता, ठीक है। रिलेटिव में क्या होगा आपका, रिलेटिव में जैसे ये नमी आपकी है, ठीक है। और इस नमी में अगर इसमें जलवाष्प की मात्रा अवजार्य करने की कितनी क्षमता है, ठीक है। पहले से ऑलरेडी इसमें नमी है, इसके बाद भी जैसे हमने थोड़ा बहुत खाना खाया, क्या है, हमने थोड़ा बहुत खाना खाया, अब मेरे अंदर कितनी क्षमता और खाने की है। तो इस नमी, इस मतलब एटमॉस्फेयर में जो नमी है, वायु है, इसमें नमी अवजार्य करने की कितनी क्षमता हुई, यानी पहले के नमी और अवजार्य करने के क्षमता के अनुपात के 100 करके उसकी क्या है, रिलेटिव आर्द्रता, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद आपकी विशिष्ट आर्द्रता, ये आपका विशिष्ट होता है, मतलब भैया किसी विशेष कंडीशन के प्रिपरेशन में ही होता है, ठीक है। तो ये 3 आर्द्रता हमारी, ठीक है। एब्सोल्यूट मतलब वो अपने सैचुरेटेड पॉइंट तक पहुंच चुका है ना, बारिश हो जाएगी उसके बाद। नहीं, वो तो ठीक है, वो पहुंच चुका है, लेकिन ऐसे जैसे अभी समय क्या है, जिससे इस मंडल में, इस वायु में आर्द्रता जो है अपनी क्षमता है, इसकी आर्द्रता है, कुछ न कुछ पॉइंट है उसमें, कुछ न कुछ जार कर रखा है उसमें, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, सापेक्ष आर्द्रता, इसके कहते होगा। लेकिन इसमें अभी किसी क्षेत्र विशेष में इसका जा रहा है, किसी क्षेत्र विशेष में, ये इस क्षेत्र छोड़ के किसी क्षेत्र विशेष में जा रहा है, तो वहाँ पर अगर मौसम क्या हुआ, टेम्परेचर हाई हो गया तो क्या होगा, वो और आर्द्रता लेगा नहीं लेगा, उसकी क्षमता बढ़ गई लेने की, तो उसको रिलेटिव आना जाएगा, ठीक है। जैसे वो होगा आपका जितनी है, जैसे कि टेम्परेचर कम हो गया तो क्या होगा, वो जल्दी सैचुरेट हो जाएगा। अगर टेम्परेचर किसी क्षेत्र का, जैसे यहाँ पर कभी एक नमी है इस वायु में, अगर इससे कोई किसी और जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम हो, ठीक है, वहाँ ले जाया जाए तो इसमें क्या होगा, इसकी क्षमता क्या होगी और अवजार्य करने की कम हो जाएगी, सैचुरेट के कि वो अग्रसर होगा और फिर क्या संघनन क्रिया प्रारंभ होगी, फिर क्या होगी, बारिश होगी, ठीक है। यानी सैचुरेट कितना जल्दी वो सैचुरेट होता है वो डिपेंड करता है वर्षा के ऊपर, संघनन क्रिया उसका प्रारंभ होगी, उसके बाद वर्षा होगी, ठीक है। इसके सैचुरेट के ऊपर ही हम लोग देखेंगे, इसकी आर्द्रता के ऊपर ही देखेंगे हम लोग, जैसे पाला हो गया आपका, ठीक है, कोहरा हो गया आपका, कुहासा हो गया, ठीक है। ये सब क्या होगा, इस आर्द्रता के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। कोहरा जैसे पड़ता है ठंड में, कुहासा पड़ता है, पाला पड़ता है, पाला देखा आप लोगों ने, ये सब उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। याद रखिए उसी में आएगा सब चीज़ों। जैसे पाला पड़ता है तो पाला पड़ने से क्या होता है, हमारे यहाँ के आलू क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। क्यों खराब होते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा, बायोलॉजी आप लोगों ने पढ़ा होगा, वनस्पति शास्त्र पढ़ा होगा आप लोगों ने, उसमें क्या होता है, पौधों को क्या होता है, एक जाइलम में फ्रेम होता है, उसमें जाइलम का क्या काम होता है, नीचे से जल को लेकर जाना, जैसे जाइलम जैसे जल, ऐसे याद रखना, भूलना नहीं है, ठीक है। तो जल का संवहन करता है वो, जब इसी कारणवश क्या टेम्परेचर क्या होता है आपका बहुत गिर जाता है वहाँ, तो उसकी जो नसों में जो जल होता है वो जम जाता है, तो फिर वो पहुँचा नहीं पाता है, ठीक है। कनेक्शन क्या होता है उसका कट जाता है, और उसके बाद वो क्या होता है, पौधा मर जाता है, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। पाला उसी को बोलते हैं ना, हाँ, पाला वही होता है,
क्लियर है? उसको बचाने के लोग तरह तरह के उपाय करते रहते हैं। तो आपकी आदतता ये होती है और ये डिपेंड करती है, ठीक है, समय और विशेष परिस्थिति के अनुसार ये बदलती रहती है। जैसे मैंने कहा कि अगर किसी टेम्परेचर वाले क्षेत्र में ज़्यादा पहुंच गए तो क्या होगी, इनकी क्या होगी, आर्द्रता कम होगी और एब्जॉर्ब करने की क्षमता इनकी बढ़ेगी। अगर किसी नम वाले क्षेत्र में पहुंचेंगी तो क्या होगी, ये सैचुरेट हो जाएंगी पहले ही, उनके मतलब स्पीड संग्रहण क्रिया पर स्पीड बारिश होगी, ठीक है, ये होता है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा लिखते हैं आर्द्रता के बारे में। आर्द्रता सापेक्ष आर्द्रता हेडिंग पहले नहीं आर्द्रता आर्द्रता मुझे पता ही लगता है कौन आर्द्रता है। हाँ आर्द्रता सबको पता है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लिख लीजिए थोड़ा सा। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा कोई आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में जलवाष्प का अनुपात 0 से 4% तक पाया जाता है। किसी भी स्थान के मौसम और जलवायु में इसका विशेष प्रभाव रहता है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा विषुवत रेखीय क्षेत्रों में अधिक एवं रेगिस्तानी और ध्रुवीय क्षेत्रों में कम होती है। आर्द्रता ठोस, द्रव एवं गैस तीनों रूपों में पाई जाती है। ठोस, द्रव, गैस एवं तीनों रूपों में पाई जाती है। मुझे बताएं ठोस, द्रव, गैस कैसे कैसे पाई जाती है? बर्फ और पानी और गैस जल के रूप में और आपके ठीक है, क्लियर है? ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहले लिखिए आपका निरपेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव आर्द्रता, निरपेक्ष एब्सोल्यूट होगा। ठीक है, निरपेक्ष में क्या होगा? एब्सोल्यूट होगा। एब्सोल्यूट आर्द्रता को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। दूसरा आपका सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव आर्द्रता, रिलेटिव। ठीक है, सापेक्ष में क्या होगा आपका? रिलेटिव होगा। और आपका विशिष्ट आर्द्रता तीसरा,
विशिष्ट आर्द्रता, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक है, निरपेक्ष आर्द्रता लिखिए। तो ऊपर नीचे लिख देते हैं ऐसे। वो तो थोड़े बहुत निरपेक्ष आर्द्रता लिखिए। विशिष्ट आर्द्रता। निरपेक्ष, निरपेक्ष। ठीक है, इसमें लिखिए वायु के प्रति इकाई आयतन में, वायु के प्रति इकाई आयतन में, वायु के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। वायु के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति घन मीटर में नापा जाता है। इसे ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है। ताप तथा दाब के परिवर्तन के कारण, ताप तथा दाब के परिवर्तन के कारण निरपेक्ष आर्द्रता का मान भी बदल जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया क्या है, किसी हाई टेम्परेचर की जगह पहुंच गया तो उसका क्या होगा, टेम्परेचर हाई हो गया तो आर्द्रता उसकी क्या होगी, अब्जॉर्ब करने की क्षमता ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और कहीं ऐसे जगह पहुंच गया तो जहाँ पर पहले से ऑलरेडी नमी है तो वहाँ पर वो आपका सैचुरेट कर जाएगी, उसकी पड़ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना चाहिए। यही कारण है सर जी कि मरुस्थल में कभी बादल नहीं बनते। यही कारण है कि मरुस्थल में कभी बादल नहीं बनते। हाँ, सर जी ये जरूरी थोड़ी ना है कि जहाँ पर संघनन हो वही वर्षा हो। देखिए वर्षा हमेशा संघनन के बाद ही हो। ठीक है, एक जैसे स्पेसिफिक पहले क्या सैचुरेट होगा, हम्म। पहले एयर क्या होगा, सैचुरेट होना पड़ेगा Yes, उसको, sir. फिर उसके बाद क्या होगा, उसको देखना पड़ेगा कहीं नमक के कण है, छोटे कण है, जिनके चारों तरफ वो क्या होगी, संघनन क्रिया प्रारंभ होगी। उसके बाद संघनन क्रिया जब प्रारंभ होगी फिर ये देखना है कि वो शांत बिंदु है कि हिमांक बिंदु है। अगर हिमांक बिंदु हुआ तो ओले पड़ेंगे, Yes, sir. वो शांत बिंदु हुआ तो फिर बारिश हो जाएगी। ठीक है, जैसा होगा तो ये डिपेंड करता है वो सिचुएशन के ऊपर आपके। तो जरूरी नहीं है बिना संघनन की क्रिया प्रारंभ होने की वर्षा नहीं होगी, तो संघनन क्रिया प्रारंभ होना जरूरी है। ठीक है, उसके लिए। और संघनन क्रिया प्रारंभ कब होगी, जब उसके छोटे छोटे कण उसको मिलेंगे। ठीक है, आर्द्रताग्राही कण मिलेंगे। केंद्रक न्यूक्लियस मिलेगा। हाँ वही चीज। ठीक है, जिससे ऑप्शन क्लियर का। ठीक है, वो जब मिलेंगे उसके चारों तरफ संघनन क्रिया प्रारंभ, फिर उसके बाद वो ठंडी होकर नीचे गिरेंगे। ठीक है, समुद्री सतह पर निरपेक्ष आर्द्रता अधिक, समुद्री सतह पर निरपेक्ष की आर्द्रता अधिक, समुद्री सतह पर निरपेक्ष की आर्द्रता अधिक, तथा समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ उनकी आर्द्रता में कमी आती है। क्योंकि क्या होगा, वहां पर क्या होगा, वाष्पन हो रहा है जल का। ठीक है, और आर्द्रता क्या हो रही है, उसको मिलती जा रही है, इसलिए आर्द्रता वहां क्या होगी, अधिक होगी। निरपेक्ष आर्द्रता सर्दियों की अपेक्षा, लेकिन सर कैपेसिटी तो कम होगी ना, मतलब अगर मतलब वाटर बॉडी के पास है तो कैपेसिटी कम हो जाएगी ना। कैसी कैपेसिटी, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी ना उसकी। ठीक है, हमने कहा ना जैसे जलवाष्प की मात्रा अधिक हो गई। ठीक है, जलवाष्प की वहाँ संघनन क्रिया मतलब प्रारंभ हो रही है, वहाँ पर वर्षा भी हो रही है और जलवाष्प भी हो रहा है वहाँ पर। ठीक है, सागरीय क्षेत्र में क्या होता है, होल्डिंग कम होती है, इसलिए वर्षा क्या होता है वहाँ पर ज़्यादा होती है। जैसे क्या होता है, समुद्री क्षेत्रों में क्या होता है,
गर्म जब मतलब सूरज में पड़ी, गर्म हुई, फिर क्या होगी वो वाष्प को उठा, जैसे फिर संघनन क्रिया बढ़ाने, फिर क्या हुआ तुरंत बारिश हुई, फिर टेम्परेचर बढ़ा, फिर वाष्प बना, फिर उसके बाद क्या हुई बारिश हुई, फिर वो जैसे कि सर मुंबई में रहता है, पता नहीं कब बारिश आ जाए। हाँ वो तो ठीक तटीय क्षेत्रों में, हम समुद्री क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, ठीक है। समुद्र में आर्द्रता अधिक होती है, ठीक है ठीक है। निरपेक्ष आर्द्रता सर्दियों में, निरपेक्ष आर्द्रता सर्दियों में सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों तथा रात की अपेक्षा दिन में अधिक रहती है। निरपेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता सर्दियों की अपेक्षा, निरपेक्ष आर्द्रता सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों तथा दिन की अपेक्षा रात की अपेक्षा दिन में अधिक रहती है। अधिक रहती है, ठीक है। निरपेक्ष आर्द्रता देखिए, निरपेक्ष आर्द्रता की मात्रा, निरपेक्ष आर्द्रता की मात्रा पर वर्षा की संभावना निर्भर होती है, निर्भर रहती है। ठीक है, अब देखिए सापेक्षिक आर्द्रता। किसी निश्चित तापमान पर, किसी निश्चित तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, किसी निश्चित तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा पहले एलिमेंट क्या था आपका, वहाँ क्या निश्चित था आपका, जब मैंने बताया लिखाया था पहले एलिमेंट क्या निश्चित था, आयतन था उसका। यहाँ पर क्या आपका निश्चित तापमान पर, ठीक है, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जलवाष्प मात्रा एवं जल ग्रहण करने की क्षमता एवं जल ग्रहण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। यानी हमने बताया एक निश्चित तापमान पर, ठीक है, जैसे कमरा है इसका एक टेम्परेचर है, इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता निहित है वायु में, अपना जितना वो उसने किया है, ठीक है। इसके बाद अगर ये कितना और कर सकता है सैचुरेट होने के लिए, उसके अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं, 200, ठीक है। समझ गए? अर्थात सर ये तापमान पे निर्भर है ना, मतलब हाँ निश्चित तापमान बनेगा ना, निश्चित तापमान पर, अर्थात किसी निश्चित तापमान पर, अर्थात किसी निश्चित तापमान पर एक निश्चित आयतन वाली हवा के, एक निश्चित आयतन वाली हवा के आर्द्रता
सामर्थ्य, आर्द्रता सामर्थ्य तथा उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। और समझ में आया? के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। देखिए सापेक्षिक आर्द्रता बराबर किसी तापमान पर उपस्थित जलवाष्प की मात्रा बटे उसी तापमान पर जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता के अनुपात को, ठीक है, जैसे बताया था मैंने, वही इंटू 100। क्षमता, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर ये है, अगर ये हवा, ठीक है, किसी गर्म क्षेत्र पहुँच गई, ठीक है, तो उसकी ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी? जब बढ़ जाएगी तो सापेक्षिक आर्द्रता क्या हो जाएगी? क्या होगी? क्योंकि इसका मान क्या हो रहा है? इसका मान बढ़ रहा है ना, इसका और क्या होगा? जब ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा? जब ऊपर वाला बढ़ेगा तो ये क्या होगा? भी बढ़ेगा। अगर जैसे हमने क्या कहा, जैसे गणित का सवाल होता है, जैसे मान लीजिए ये है, इसको 10 कर दिया, इसको 2 कर दिया, तो इसका मान कितना हो गया? 5। अगर मैंने इसको 5 कर दिया तो 2 हो गया। इसका मान क्या हो गया? इसका मान, इसका मतलब अगर इसका मान हम बढ़ाएं तो नीचे वाले का, तो सापेक्षिक आर्द्रता क्या होगी? अभी मैंने क्या समझाया आप लोग यहाँ पर? घटेगी ना, यानी इसका मान बढ़ेगा तो सापेक्षिक आर्द्रता का मान घटेगा। अगर इसका मान कम होगा तो इसका बढ़ेगा, ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? चलिए
देखिए, जलवाष्प की मात्रा जितनी अधिक होगी, जलवाष्प की मात्रा जितनी अधिक होगी, सापेक्षिक आर्द्रता का मान भी उतना ही अधिक होगा। सापेक्षिक आर्द्रता का मान भी उतना ही अधिक होगा। सापेक्षिक आर्द्रता, अगर हवा का तापमान बढ़ जाता है तो उसकी सामर्थ्य क्षमता भी बढ़ जाती है। उसकी अगर हवा का तापमान बढ़ जाएगा तो क्षमता ग्रहण करने की क्या होगी, इसकी बढ़ जाएगी। तो सापेक्षिक आर्द्रता का मान क्या होगा, घट जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो लिख दीजिए, अगर तापमान बढ़ता है तो उसकी क्षमता क्या होगी, बढ़ जाती है, और सापेक्षिक आर्द्रता का मान क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, क्या समझ नहीं अभी आगे ना? अभी मैंने मैथ के हिसाब से बताया आप लोग, जिसका मान बढ़ेगा यानी ग्रहण करने की क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता कब होगी, जब उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा। जब बढ़ाया जाएगा, जब हवा गर्म होगी तभी तो और पानी ऑब्जर्व करेगी। उसका जब तापमान कम रहेगा तो ऑब्जर्व क्यों करेगी, नहीं करेगी। ध्यान रखना, जब तापमान बढ़ेगा तो सापेक्षिक आर्द्रता क्या होगी, कम होगी। ध्यान रखना, ठीक है। और इसका मतलब जब तापमान कम करेंगे तो इसकी सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। जब सापेक्षिक आर्द्रता 100% होती है, सो नहीं, जब सापेक्षिक आर्द्रता 100% होती है तो वायु संतृप्त हो जाती है, यानी सैचुरेट हो जाती है। तब वायु संतृप्त हो जाती है तथा जिस बिंदु पर वो संतृप्त होती है, बिंदु पॉइंट पर वो संतृप्त होती है, उसे ओशांत बिंदु कहते हैं, ड्यू पॉइंट कहते हैं। ओशांत बिंदु कहते हैं, ड्यू पॉइंट कहते हैं। ध्यान रखना, ये अंडरलाइन करना, ठीक है। यानी हवा जिस बिंदु पर सैचुरेट होती है यानी संतृप्त होती है, इसके बाद क्या करना, उसे वर्षा करना है। पूरी तरह वो सैचुरेट हो गई, जब उसे ऑब्जर्व करने की क्षमता नहीं है, अब उसको बरसने की बारी है, तब वो क्या देती है, ड्यू पॉइंट। उस बिंदु को क्या कहते हैं, ओशांत बिंदु, ड्यू पॉइंट। ठीक है, क्लियर है। ओशांत बिंदु, ड्यू पॉइंट, DEW, ड्यू पॉइंट, DEW। ठीक है, ओशांत बिंदु पर ही, ओशांत बिंदु पर ही संघनन की क्रिया प्रारंभ होती है। ओशांत बिंदु पर ही संघनन की क्रिया प्रारंभ होती है। जिससे जलवाष्प जल या हिम में बदल जाता है। जल या हिम में बर्फ मतलब, ठीक है। अब वो देखना कि वो हिमांक बिंदु से ऊपर है या नीचे है। अगर हिमांक बिंदु से ऊपर है तो फिर आपका नीचे है तो आपका वो, ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए हमने कहा जल या हिम में बदल जाती है, बढ़ती जाती है। टाइम हो गया? यस सर। ठीक है, अभी देखिए, ओलावृष्टि कब होगा? हाँ, ओलावृष्टि कब यही होगा? जब हिम में कन्वर्ट होगा। नहीं सर, हिम और ओले में अंतर होता है। क्या? ओला अलग होता है।
नहीं आ जाता बोला है क्या होता है? एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं नहीं होता है कि मतलब एक बार नीचे आता है, फिर कंडेंस में हवा इसको ऊपर ले जाती है, फिर क्या होता है परत दर पर चलती रहती है। कोयले में क्या गिरता है? जल गिरता है, पत्थर से क्या मर्द गिरता है ना, समान लिया। जब ये बिंदु से आपका देखना है ऊपर होता है, अगर ऊपर नॉट होगा तो फिर उसके बाद ज़्यादातर ठंडी रहती है। अभी कुछ करना चाहिए, अभी आपको सिंपल समझना है, ठीक है। एक बार इसको आप कैसे कन्वर्ट होगा, फिर इसके बाद चीज़ों को कहा जाए, ठीक है। अभी ज़्यादा उसमें नॉइज बच करेंगे तो सारा बात बजुहाल होगा, ठीक है। और ध्यान रखिए, आपको कल क्या करने आना है, कल आपको बादल पढ़ना है, बादल पूरा, ठीक है। और जितना भी है पाला, ओस, कुआरा, कुआसा, सब चीज़ें पढ़ कर आ रही, ठीक है। और हम कल देखेंगे समुद्री लहरें भी, ठीक है। और हाँ समुद्री लहरें भी। और उसके बाद आप लोग बता दीजिए 1 बजे आना कि कितने बजे आना, ठीक है। 1 बजे आएंगे तो 4 घंटे हम लोग कंप्लीट कर निकल लेंगे, ठीक है। 1 बजे आना, ठीक है। और ये पूरा पढ़ के आना, समुद्री लहरें पढ़नी है, और हमें नदी द्वारा, हिम द्वारा, सागर द्वारा, ये सब दशाकृतियाँ भी पढ़नी है, ठीक है। अपर्दन और विरोधन भी पढ़नी जो चीज़ें, तो कल तैयार हो जाइएगा, ठीक है। ये समझाया था।